स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ है उसके जो कुछ प्रश्न आए हैं जीएस, मूल विधि और संविधान के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक जीएस का प्रश्न एक आया है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूं और मिलान करिएगा, आप लोग देखिएगा कितने उत्तर आपके सही हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन में तमाम दे रखे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, जिसमें जो सही ऑप्शन है वो है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज जो है वो बनारस घराने से संबंधित थे। और आप सभी लोग एक चीज ये भी जान लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है। तो प्लीज ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन किस घराने से संबंधित है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अंतरिम सरकार की बात करी गई है। अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब होता है कि जो अंतिम नहीं है। तो पूछा गया है कि बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उनका जो पद था वो क्या था। तो ऑप्शन में तमाम पद दिए हुए थे, जिसमें से स्वास्थ्य है, रक्षा है, गृह है, सब दिया गया था। तो बलदेव सिंह वो रक्षा विभाग उन्होंने संभाला था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे गृह विभाग को किसे संभाला था, तो सरदार पटेल जी थे। कृषि मंत्रालय को संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और श्रम मंत्रालय को संभाला था जगजीवन राम जी ने। ऐसे ही तमाम लोग थे कि जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो गया तब तक ये अंतरिम सरकार काम करती रही। अच्छा, तीसरा एक प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। विश्व धर्म सम्मेलन, ये सभी को लगभग पता होगा और सभी ने सही किया होगा। पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, तो वो कहां बताया ये पूछा गया है आपसे। तो सीधा सा बात है, शिकागो, अमेरिका। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, स्वामी विवेकानंद दोबारा भी गए हैं लेकिन स्थान बदला है। तो द्वितीय जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। अब वह कहां पे है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो एक बार आप जरा ट्राई करिएगा कि आखिर द्वितीय जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था। ठीक है, चलते आगे प्रश्न पे आते हैं। फिर समाज में कुछ कुप्रथाएं फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए और साथ साथ में अच्छी प्रथाओं को लागू करने के लिए उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 1856 को लागू किया गया। और इसे किसने पारित किया? देखिए, भाषा लंबी है लेकिन समझना आपको है कि उस समय भारत का जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन में हार्डिंग है, ऑकलैंड है, कैनिंग है, मेटकॉफ है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ऑप्शन में है सावित्री, मूठा, लूनी, गिरना। तो इसमें लूनी नदी है। अच्छा, लूनी नदी के बारे में और जान लीजिए कि जो हम कहते हैं अरावली जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी है, वहां से लूनी नदी निकलती है और जो कि गुजरात में आके गिरती है, समुद्र में बाकी मिल जाती है। तमाम ऐसी चर्चाएं और करेंगे जब हम क्लास करेंगे। तो आज प्रश्न की बात हो रही है तो प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक मरणोपरांत दिया गया। किसे दिया गया? तो नजीर वानी को। किसे दिया गया? नजीर वानी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक चीज और आपसे पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सभी को पता है, बहुत सरल सा प्रश्न है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है।
अब यहां पे आपको करना क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी में भी जो पार्ट है, विटामिन B1 B2 है ना, B6 B12, इनकी कमी से होने वाले रोगों को भी आप लोग पढ़ लें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये सारे प्रश्न आने हैं। फिर अगला, जिसे आप ब्रोकली कहते हो, उससे संबंधित प्रश्न एक बना है, ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन तमाम है, पालक है और इसके अलावा लौकी है, फूल गोभी है, तो स्वाभाविक सी बात है फूल गोभी से संबंधित है ब्रोकली। अगले प्रश्न पे आते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। जो उपसमिति थी अल्पसंख्यकों की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सीतारमैया, HC मुखर्जी, के मुंशी। तो ध्यान रखिएगा, HC मुखर्जी ये अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पे कौन सा होता है? तो ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन में दिया है राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति और ग्राम सभा। तो शब्द ही आप अगर पकड़ लेते हैं यहां पे, तो आपको देखो, पंचायत समिति दिया गया है, ग्राम पंचायत, तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे है, पंचायत समिति, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? पंचायती राज व्यवस्था, फिर से मैंने क्या कहा, भाषा को बदला है। प्रश्न वही है कि पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर शुरू हुई? ध्यान रखिएगा, तो जो समिति बनी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन और भी है, उत्तर आप देख लीजिए, बलवंत राय मेहता। एक अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक दल, देखिए भाषा फिर मैं कह रहा हूं लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें जीते, और वो कम से कम कितने राज्यों में चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे 11 सीटें जीतना अनिवार्य है 3 राज्यों में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब कभी भी इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो विधानसभा हो, तो दोनों में 25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति न्यूनतम आयु 35 और अधिकतम 135 भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न पे आते हैं, वर्तमान में लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसमें कुल सीटें कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 543, कितनी है? 543, ध्यान रखिएगा 543 सीटें रखी गई हैं। बीच में कुछ बढ़ाई घटाई गई थी, उनका संशोधन हुआ था, वो भी हम लोग देखेंगे डिटेल से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, तो यहां पर भी एक प्रश्न बना हुआ है। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा? तो ध्यान रखिएगा भाई, 17.70%, ध्यान रखिएगा 17.70%। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? ताकत का मतलब पूछ रहे हैं कि उनमें सीटें कितनी है। तो प्रारंभ में जो सीटें दी गई थी वो 552, 550 सदस्य जो है वो चुन के आएंगे, और जो 2 है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि अब बदल चुका है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसी जगह पे यह भी ध्यान रखिएगा, स्थानीय निकाय में नगर पालिका भी आती है, और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती
राज्य की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद। तो यहाँ पे शब्द से आपको लग रहा होगा नगर परिषद, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नगर परिषद। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो भाई क्या नहीं है देख लेते हैं। यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल बिल्कुल लिखित संविधान है, सही है। इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा है, इसे राज्य के राज्यपाल और ब्रैकेट में दिया हुआ है सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा, अगर संशोधन होगा तो संसद के द्वारा ही होता है, और कुछ मामलों में जो है राज्य की जो आपकी विधानसभा है इनसे भी सहमति मांगी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में। ठीक है, आगे इसकी भी चर्चा होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा कारक योगदान नहीं देता है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, और संविधान के निर्माण में हमने संसदीय व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन से अडॉप्ट करी। रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई 1917 में, उसने भी प्रभाव डाला। फिर अमेरिका में अधिकार दिए गए सबसे पहले। अगर हम कहें विश्व में अगर किसी ने भी अपने नागरिकों को लिखित तौर पे संविधान दिए हैं, लिखित अलिखित, तो अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखित तौर पे अमेरिका है, अलिखित तौर पे ब्रिटेन है। अगला प्रश्न, बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है, यानी सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें मिलान सही नहीं है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये इसका जो टैगलाइन है वो है ए बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही है। पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, बिल्कुल गलत है, यही गलत है। तीसरा, कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, बिल्कुल सही है। देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये जरा एक बार आप लोग क्लियर करिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है वो है कौन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करने के लिए, सुमिलित करने के लिए दिया गया है। इसमें दिया गया है कि किसने किसका आविष्कार नहीं किया है। तो फाउंटेन पेन सभी लोग आप जानते हो, सभी लोग किसने किया है। तो अमीटर जैसे है, तो बैरोमीटर ऐसे दिए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं। तो फाउंटेन पेन आप सभी लोग जानते हो कि लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया। अमीटर जंक राइस जॉनसन, ये गलत है। तो जरा इसका एक सही उत्तर भी देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको मिल जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से जो डेटा संग्रहित होता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या टेम्पो डेटा? तो ध्यान रखिए, उसको बोलते हैं कैश डेटा। कैश डेटा, जिसे हम संग्रहित डेटा बोलते हैं, उसे हम कैश डेटा भी बोलते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। गोकुल पुरस्कार, इससे भी एक प्रश्न पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए गोकुल ये पुरस्कार शुरू किया गया यूपी सरकार द्वारा दिसंबर 2014 में। तो ये बनते हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा आने वाले समय में ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान शामिल थे और ये 1966 में हुआ। तो इसमें ताशकंद समझौते में इसमें तमाम चीजें ऐसी थी जो भारत ने पाकिस्तान की चीजें मानी और पाकिस्तान ने भारत की चीजें मानी। अब एक लंबा एक विषय है ताशकंद समझौता, इसके बारे में आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मतलब पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था भाई, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाल, ये सब आए। तो बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, इसमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही जो उसका उत्तर है वो है मछलीपट्टनम, जिसे हम मुसलीपट्टनम भी कहते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है।
ध्यान रखिएगा, मछलीपट्टनम। ठीक है। फिर अगला एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो सबसे पहले देखिए, योग दर्शन जो है वो कपिल मुनि का है। वेदांत दर्शन जहां पर वेदों का अंत होता है यानी उपनिषद की बात करते हैं। सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि का है। योग दर्शन पतंजलि का है। और अंतिम में है उपनिषद। उपनिषद जिनकी संख्या 108 मानी गई है, तो उपलब्ध कम ही है। तो उपनिषदों को ज्ञान के सिद्धांत माना गया है कि ज्ञान का सिद्धांत कौन? उपनिषद। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? यानी ऐसा थाना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके समस्याओं का हल करता हो, तो वो कहां पे है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। तो होशियारपुर में है और होशियारपुर ये चंडीगढ़ में है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भारत का पहला चल पुलिस थाना बनाया गया है। अगला एक प्रश्न है, 1 मेगाबाइट, कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछ लिया, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहीं से मैं आपसे फिर से कहूंगा कि कंप्यूटर के जितनी भी हैं, एमबी हो, जीबी हो, गीगाबाइट हो, मेगाबाइट, सब आपको याद होने चाहिए। हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? जैसे किसी की तलाशी लेनी हो तो उसके अगेंस्ट में कौन सा वारंट जारी किया जा सकता है, कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा इसमें 92 है, धारा 93 है, धारा 94 है और धारा 96 है। तो ध्यान रखिएगा, धारा 93 के तहत हम किसी भी व्यक्ति या जो पुलिस है भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह किसी की भी तलाशी ले सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें भी लगी हैं कि हाँ किन किन शर्तों पर, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले जो आपका जीएस का पेपर होगा, उसे मिलते हैं और देखते हैं। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।